परफॉर्मर की बात करें तो अपोलो हॉस्पिटल आज लगातार 2 दिनों से चल रहा था। 4.5% की क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली। इसके अलावा HDFC लाइफ, BPCL और टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स आज दिन भर फोकस में थे। वहीं गिरने वाले शेयरों में सिप्ला, कोल इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा मोटर्स, बजाज फिंसर्व जैसे स्टॉक्स थे जो कि हल्के लाल निशान में आज कारोबार करते हुए नजर आए। लेकिन इंडेक्स स्पेसिफिक अगर एक्शन देखेंगे तो क्लियरली आज के परफॉर्मर था IT स्टॉक्स, और उसके बाद हमने देखा कि चुनिंदा PSU और ऑटो स्टॉक से भी काफी अच्छा यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिला। कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स आज हल्के लाल निशान में बंद हुए, लेकिन IT और ऑयल एंड गैस शेयरों से काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन देखने को मिला। जिस तरह से कच्चे तेल में के अभाव में कमी आई है, उसका क्लियरली फायदा आज चुनिंदा ऑयल एंड गैस काउंटर्स में भी देखने को मिला है। इसके अलावा कुछ खबरों वाले स्टॉक्स पर नजर डालेंगे जहां पर कि आज दिन भर एक्शन था। उधर टाटा कंज्यूमर का शेयर आज बिस्लेरी की डील के बाद हमने देखा, जब ये खबर आई 3% तक की तेजी यहां पर देखने को मिली, और आज निफ्टी के टॉप परफॉर्मर्स में भी नाम शामिल था, और काफी ज्यादा फायदा इस डील के बाद टाटा कंज्यूमर को होने की बात की जा रही है। दूसरा था अपोलो हॉस्पिटल। यहाँ पर लगातार हम तेजी देख रहे हैं, और जो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी आ रही हैं वो भी काफी पॉजिटिव हैं, जिसके चलते आज का टॉप परफॉर्मर था अपोलो हॉस्पिटल। और अगर छोटे मझोले शेयरों में हम देखेंगे तो फिनो पेमेंट्स बैंक में आज 13% की तेजी थी। कैप्री ग्लोबल ने कुछ ब्लॉक डील्स के जरिए यहाँ पर शेयर्स खरीदे, जिसके चलते आज यहाँ पर भी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। मिड कैप स्पेस में और एक्शन देखेंगे तो आज परफॉर्म करते हुए नजर आए GSPL, इंडोको रेमेडीज, अवंती फीड्स, शारदा क्रॉप केयर, रेडिंगटन, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर की अच्छी तेजी देखने को मिली। तो ये था मार्केट का पूरा अपडेट आपके लिए, और काफी शानदार क्लोजिंग। निफ्टी 216 अंकों पर और बैंक निफ्टी करीब 340 अंकों की क्लोजिंग आज यहाँ पर देखने को मिली है। बढ़ते आगे, टाइम्स नाउ समिट में केंद्रीय कॉमर्स मंत्री पीयूष गोयल ने दुनिया में भारत की उभरती हुई ताकत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश नया मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर उभरा है। ग्लोबल हालात के बावजूद हमने महंगाई को काबू में रखा है और पिछले महीने से इसमें कमी आई है। जब दुनिया में लगभग 1-2% महंगाई होती थी विकसित देशों में, उधर जब आज 8%, 9%, किधर 11% महंगाई है, तो हाहाकार मचा हुआ है। भारत में जहां साधारणतः आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले डबल डिजिट में महंगाई होती थी, 10-12% महंगाई तो बड़ी आम मानी जाती थी भारत में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 के बाद बहुत कठोर कदम उठाए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी मैंडेट किया को उनको महंगाई रोकने की उनकी प्राथमिकता रहेगी। अलग अलग तरीके से महंगाई के ऊपर लगाम लगाया। उसके कारण गत 8-8.5 वर्षों की महंगाई की दर लगभग 4.5% आ गई है। आज के दिन भी अगर आप देखें तो पिछले महीने से इस महीने महंगाई घटी है, 7.4 से घट के 6.8 हो गई है अक्टूबर में। मेरा मानना है कि जिस देश में डबल डिजिट महंगाई बड़ी साधारण मानी जाती थी, वहां आज लगभग आधे पे आ गई है उससे महंगाई। तो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं। लोगों के ध्यान में है कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां कितनी तकलीफ वाली हैं, चाहे वो कोविड की महामारी से अभी अभी उभरा हो विश्व, या यूक्रेन रशिया का युद्ध हो, और लगभग जिस प्रकार से ग्लोबल फिस्कल टाइटनिंग चल रही है, खासतौर पे अमेरिका और बाकी देशों में जिस प्रकार से ब्याज के दर बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से वहाँ महंगाई चल रही है, उसके निस्बत देखें तो मुझे लगता है भारत ने फिर भी काफ़ी संतुलित रखा है अपनी महंगाई की पिक्चर या ब्याज की पिक्चर। रही बात नौकरियों की, आज भी भारत में या तो जॉब क्रिएटर्स के रूप में हमारे स्टार्टअप्स बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आप EPFO का डेटा देख लो, पिछले कुछ महीनों का लगातार जॉब्स ग्रो कर रही हैं, EPFO डेटा में साफ नजर आता है। और भारत में जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पे सरकार भी बल दे रही है, प्राइवेट सेक्टर भी बल दे रहा है, मुझे लगता है कि देश भर में अलग अलग नौकरी के अवसर हैं। अब आप उसको सिर्फ सरकारी नौकरी के प्रिज्म से देखोगे तो अलग बात है, उसकी अपनी सीमाएं हैं। उसमें भी भारत सरकार बहुत तेज वृद्धि कर रही है। अभी अभी रोजगार मेला हुआ 2 दिन पहले,
उसके पिछले महीने भी हुआ था। लगभग 15 लाख सरकारी नौकरियां भी आगे आने वाले 12 महीनों में लोगों को उपलब्ध होगी। लेकिन आज का जो युवा है, पढ़ लिख के वो अपने नए रास्ते खोजता है, नई तरीके से अपनी जिंदगी बनाने के लिए निकल रहा है। और वहीं इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 दिवसीय टाइम्स नाउ समिट का आगाज किया। उद्घाटन के बाद अमित शाह ने कहा कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ पर पूरी दुनिया की नजर है। उन्होंने कहा कि 8 साल में 11वें नंबर से 5वें नंबर की इकोनॉमी हम बने हैं। आने वाले 25 साल भारत के 25 साल हैं। 10 साल से दुनिया के अर्थतंत्रों की तालिका में भारत 11वें नंबर पर स्थित हुआ। 2004 से 14 तक 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था पे हम स्टिक हुए थे। मोदी जी ने 8 साल में 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनकर दुनिया भर को ये बताया है कि आने वाला समय भारत का है। IMF ने भी डार्क जोन में एक ब्राइट स्पॉट कर भारत के अर्थतंत्र की व्याख्या की है और ये उचित ही है, क्योंकि आज दुनिया भर को कहीं पर भी मैन्युफैक्चरिंग का डेस्टिनेशन दिखाई पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करने का डेस्टिनेशन दिखाई पड़ता है, तो वो हमारा भारत है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमारी सटीक अर्थनीतियों के कारण दुनिया भर में जब कोरोना के बाद जो स्लोडाउन आया और पूरी सप्लाई चेन बिखर गई, उस वक्त सबसे तेज गति से वी शेप से उभरने वाली अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में अगर कोई थी तो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था थी और ये दुनिया भर ने इसको महसूस किया है। मित्रों, पूरा विश्व चकाचौंध होकर भारतीय अर्थव्यवस्था में जीएसटी के सफल प्रस्थापन को भूरी भूरी प्रशंसा के साथ देख रहा है और हमारा जीएसटी कलेक्शन 1.49 लाख की एवरेज से 5 महीने से हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नकली आधार कार्ड पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। आधार कार्ड की विश्वसनीयता पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से क्रेडिबिलिटी को जांचने पर जोर दिया है। पूरी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। जी बिल्कुल, आधार कार्ड को लेकर के ये अहम खबर है कि जहां सरकार ने, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से ये अपील करी है, उनसे साफ तौर पे कहा है कि आधार कार्ड को बतौर पहचान पत्र स्वीकार करने से पहले उसकी सत्यता, उसकी ऑथेंटिसिटी जांच ले। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी एंटिटी में अपनी पहचान पत्र के रूप में वो आधार कार्ड देता है तो उसकी सत्यता जांच ले कि वो आधार कार्ड सही है, जेन्युइन है, नकली या फेक आधार कार्ड तो नहीं है। क्योंकि इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि सरकार ये मानती है कि इस वक्त बाजार में या कई लोगों के पास सही आधार कार्ड नहीं है, वो फेक आधार कार्ड है और उसके जरिए वो हो सकता है कि कई सरकारी स्कीम का वो गलत वो लाभ उठा रहे हों। QR कोड के जरिए आधार कार्ड की जो वेरिफिकेशन है उसकी ऑथेंटिसिटी वो एंटिटी जांच सकती है। लेकिन हाँ, इसमें एक क्लॉज ये ज़रूर है कि जो भी व्यक्ति का आधार कार्ड है उसकी सहमति होनी जरूरी है कि आप अपने आधार कार्ड, चाहे वो फिजिकल फॉर्मेट में हो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हो, उसकी सत्यता जांचने को लेकर के आप बतौर व्यक्ति उसकी मंजूरी देते हैं सामने वाले को। तो ये एक अहम पहलू है आधार कार्ड को लेकर के, जहां सरकार ने चिंता भी जताई है, वहीं अपील भी करी है कि कोई भी सरकारी विभाग या कोई भी राज्य सरकार इस दिशा में वो तेजी से काम करे कि आधार कार्ड की ऑथेंटिसिटी जांच लें। और इस बारे में लोगों से भी अपील करी है कि वो आधार कार्ड के को लेकर के जो भी नियम हैं, मसलन क्या आपकी जो जानकारी है आधार कार्ड में, उसके डूज एंड डोंट्स का भी सही तरीके से पालन हो ताकि उसका कोई दुरुपयोग ना हो पाए। तो आधार कार्ड को लेकर के ये बड़ा अहम डेवलपमेंट सरकार की तरफ से जारी हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली कंपनी एथर ने बेंगलुरु के पास अपने दूसरे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की शुरुआत कर दी है। इसी के साथ कंपनी की क्षमता में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। इस मौके पर हमारी सहयोगी ऐश्वर्या पाटिल ने कंपनी के को फाउंडर स्वप्निल जैन से खास बातचीत की। ये प्रोडक्शन लाइन आज लॉन्च हुई है, इसकी सबसे खास बात क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो हमारी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 4 गुना हो गई है। पहले हम 1 साल में अबाउट 1 लाख गाड़ी बनाते थे, अब ऑलमोस्ट 4 लाख गाड़ी इस प्लांट से बना सकते हैं।
इस प्लांट में बहुत ज़्यादा लेवल ऑफ ऑटोमेशन इंट्रोड्यूस किया गया है। इंडस्ट्रियल आईओटी जिसे कहते हैं वो भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जिससे हमें क्वालिटी मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। इसके से हम हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा ट्रैक कर सकते हैं। उससे पता चलता है कि कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो तो तुरंत उसको फिक्स कर सकते हैं, जिससे कस्टमर्स को सबसे अच्छा प्रोडक्ट मिल सके। करेक्ट। अभी इस प्लांट के लॉन्च के बाद आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अगले साल के लिए आपका टारगेट कैसा रहेगा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के? अगले साल हम लोग ऑलमोस्ट 70 to 80% यूटिलाइजेशन रहेगा प्लांट का। ऑलमोस्ट 35,000 व्हीकल्स पर मंथ कैपेसिटी है। अगर फाड़ा के नंबर्स देखें, अक्टूबर सेल्स नंबर्स देखा जाए तो एथर ने 7 से 8 हज़ार के बीच में कुछ स्कूटर्स सेल की थी। ये नंबर थोड़ा सा कम है आपके कंपेटिटर्स को लेकर। किस तरह से आप आपका सेल्स ड्राइव करने के लिए देख रहे हैं? तो हमारा फोकस रहता है कि हमारा मंथ ऑन मंथ ग्रोथ कितना है, उस पर हमारा ज़्यादा फोकस होता है। मार्केट बहुत डायनामिक है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऑफर्स, डिस्काउंट्स इंट्रोड्यूस करके आप नंबर्स इंक्रीज नीचे कर सकते हैं। हमारा फोकस रखता है कि कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट से संतुष्ट है कि नहीं, और उन्हें और कंटिन्यूसली हमारे नंबर्स ग्रो हो रहे हैं या नहीं। जब तक वो हो रहा है हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता बाकियों के नंबर्स क्या है। करेक्ट। रेवेन्यू या फाइनेंस की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प आपके एक इन्वेस्टर है। NIIF ने भी रिसेंटली इन्वेस्ट किया है। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स आपके बोर्ड पर है। एक स्टार्टअप के तौर पर आप किस तरह से आपकी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए देख रहे हैं? हमारा फोकस स्टार्टअप हो या ना हो, हमारा फोकस ऑलवेज है कि जो भी बेचेंगे उसमें पैसा बनना चाहिए। तो प्रॉफिटेबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। कस्टमर्स सेटिस्फाइड होने चाहिए और हमारा प्रॉफिटेबिलिटी बने रहना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस काफ़ी ग्रो होना है और इस बिजनेस में काफ़ी सारा पैसा इन्वेस्ट होगा। और हमें इंश्योर करना है कि हम लोग पैसा सोच समझ के इस्तेमाल करें, और इसीलिए हम लोग बिजनेस सस्टेनेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी पे काफ़ी ध्यान देते हैं। पहले आप हमें आपके स्कूटर की कुछ खासियत बताइए। यहाँ पर 2 स्कूटर्स रखी हुई है, तो इनके बारे में कुछ बताइए। मेरा सबसे फेवरेट फीचर इसमें मैप्स। हाँ। क्योंकि और किसी भी व्हीकल में मैप्स नहीं होता। ऑनबोर्ड नेविगेशन विथ गूगल मैप्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है स्पेशली अगर आप सिटीज़ में हैं, क्योंकि सिटीज़ में काफ़ी बार आप लोगों को ऐसे जगहों पर जाना पड़ता है, आपको रास्ता पता नहीं है। कार में तो आप फ़ोन रख लोगे, बट स्कूटर में क्या करेंगे? तो स्कूटर में ऑनबोर्ड नेविगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे मेरा फेवरेट फीचर है। इसके अलावा इसमें जो रिवर्स मोड है, अगेन आपको अगर कहीं भी आप पार्किंग लॉट में हैं, आपको गाड़ी पीछे खींचनी है तो वो रिवर्स मोड यूज़ करके पीछे जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। और इन दिनों OMCs कंपनियां फोकस में क्यों हैं, बता रहे हैं हमारे सहयोगी सौमित सरकार। रशियन क्रूड अगर हम देखें तो अभी करीब $62 से $63 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि करीब $20 प्रति बैरल के ज़्यादा के डिस्काउंट पे है ब्रेंट क्रूड के सामने, जो कि एशिया का बेंचमार्क है। और G7 नेशंस ने भी जो प्राइस कैप लगाया है रशियन क्रूड पे, वो करीब $65 to $70 के आसपास का है। अब ये रशियन क्रूड डिस्काउंट पे चलते ये जो स्टेट ओन्ड ऑयल मार्केटिंग या ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज हैं, इनकी GRMs पे एक ग्रोथ देखने को मिल सकता है, क्योंकि करीब अगर हम देखें तो Q2 में 55 मिलियन मेट्रिक टन का क्रूड इंपोर्ट किया था इंडिया ने, जिसमें से 19%
रशियन इंपोर्ट था। और आज के टाइम पे भी इंडियन PSU ऑयल रिफाइनर्स करीब 10 to 20% ऑफ उनके जो रिक्वायरमेंट्स है वो रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। और एनालिस्ट के हिसाब से अगर 10% से ज़्यादा का रशियन क्रूड इंपोर्ट किया जाता है या सोर्स किया जाता है तो किसी भी ऑयल रिफाइनर या ऑयल PSU का जो GRMs है वो करीब $2 प्रति बैरल से बढ़ जाता है। और $1 प्रति बैरल GRM बढ़ने से ये ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज जो है उनकी जो एनुअल एबिटा है वो करीब 1300 से 3900 करोड़ से बढ़ सकता है। इसी कारण हमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में ये बज़ देखने को मिल रहा है। उसके अलावा अगर हम देखें तो ब्रेंट क्रूड भी एक शार्प ड्रॉप देखने को मिला है ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस में अपने पीक से लेके। और अगर $1 से ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस गिर जाते हैं तो जो मार्केटिंग मार्जिन है जो कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी पेट्रोल और डीजल बेच के कमाती है वो करीब 40 पैसे प्रति लीटर से बढ़ जाता है। तो ये दो कारणों की वजह से हमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में ये बज़ देखने को मिल रहा है। बट नेगेटिव साइड पे अगर हम देखें तो ये सडन ड्रॉप हुआ है क्रूड प्राइस से, इससे शायद ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एक बड़ा इन्वेंट्री लॉस रिपोर्ट कर सकते हैं। तो पॉजिटिव साइड में रिफाइनिंग और मार्केटिंग बिजनेस दोनों में अप मूव देखने को मिल सकते हैं रिजल्ट्स में और फाइनेंशियल्स में। बट नेगेटिव साइड पे ये इन्वेंट्री लॉसेस का एक ओवरहैंग रह सकता है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे। चले कुछ और खबरों की ओर बढ़ते हैं। बात राजनीति का अखाड़ा बने गुजरात की। विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में पीएम नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों का दौर जारी है। गांधीनगर में उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में बस जातिवाद और भ्रष्टाचार की बात होती है। पीएम मोदी के अलावा गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने दिग्गजों की फौज उतारी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत अन्य राज्यों के सीएम और केंद्रीय मंत्री जनसभाएं और बैठकें कर रहे हैं। गुजरात में पहले फेज के मतदान के लिए केवल 7 दिनों का समय बचा है। ऐसे में गुजरात के चुनावी रण में बीजेपी, कांग्रेस समेत आम आदमी पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। राज्य में रैलियां और रोड शो खूब हो रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आज रैलियां की। और अब बात गोवा के रोजगार मेले की। पीएम मोदी ने राज्य सरकार की ओर से आयोजित गोवा रोजगार मेले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस दौरान रोजगार मेले में कई विभागों में खाली पड़े पदों के लिए 1250 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। साथ ही इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि जहां जहां राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां राज्य सरकारें भी रोजगार मेलों का आयोजन कर रही हैं। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि गोवा में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। और अब बात दिल्ली माफ कीजिएगा, अब बात दिल्ली MCD चुनाव की। बीजेपी के दिग्गज चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतर गए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने वसंत कुंज इलाके में रोड शो किया। सुशासन, विकास और गरीब कल्याण के लिए अपना वोट देना चाहते हैं। और हमारे कैंडिडेट भी इतने पॉपुलर हैं कि युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक हमारे युवा जगमोहन जी के साथ यहाँ के सारे स्थानीय लोग साथ में चलने के लिए तैयार हैं और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए तैयार हैं। बढ़ते आगे, सीसी और ईसी की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। देश में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र पैनल बनेगा या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट बाद में फैसला सुनाएगा। इससे पहले केंद्र ने चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के अपॉइंटमेंट की ओरिजिनल फाइल सुप्रीम कोर्ट को सौंपी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि बिजली की तेजी से फाइल क्लियर हुई, सवाल ईसी पर नहीं प्रक्रिया पर है। और अब बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। तो आखिरकार पाकिस्तान को नया सेनाध्यक्ष मिल गया। लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ होंगे। दरअसल पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों से नए सेनाध्यक्ष को लेकर कयासबाजी का दौर चल रहा था। आपको बता दें कि
नए पीएम शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर के नाम पर मुहर लगाने के साथ ही जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए अध्यक्ष के नाम को भी हरी झंडी दे दी है। पीएम शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को नया CJCSC बनाने पर अपनी सहमति दी। भयानक युद्ध के बारूदी घमासान में पुतिन अब वो करने जा रहे हैं जो अमेरिका और यूरोप की हर रणनीति को चकनाचूर कर देगी। पुतिन ने अपने दुश्मनों को पटखनी देने के लिए बहुत विध्वंसक नीति तैयार की है। ये तैयारी ऐसी है जो युद्ध का रुख बदल सकती है। रिपोर्ट देखिए। वॉर जोन में पुतिन का डबल अटैक। एक लॉन्चर से निकलेगी 2 मिसाइल। युद्ध में रूस की हाइपरसोनिक तैयारी। अमेरिका और यूरोप पर पड़ेगी भारी। भयानक युद्ध के बारूदी घमासान में पुतिन अब वो करने जा रहे हैं जो अमेरिका और यूरोप की हर रणनीति को चकनाचूर कर देगा। पुतिन ने अपने दुश्मनों को पटखनी देने के लिए बहुत विध्वंसक तैयारी की है। यह ऐसी तैयारी है जो इसे युद्ध का रुख बदल सकती है। अब वेस्ट की रणनीति फेर राष्ट्रपति पुतिन करेंगे खेल। एक लॉन्चर, 2 मिसाइल और तबाही बेहिसाब। अब यही होना है यूक्रेन में, क्योंकि रूस ऐसा लॉन्चिंग सिस्टम डेवलप कर रहा है जो हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक दोनों मिसाइल को एक साथ फायर कर सकता है। यानी दुश्मन पर पुतिन का डबल अटैक होगा। इस सिस्टम से पुतिन अब 2 दुश्मनों को एक साथ तबाह कर सकते हैं। हाइपरसोनिक जेरकॉन और सुपरसोनिक ओनिक्स एक साथ दुश्मन पर कहर बरपाएगी। दरअसल हाइपरसोनिक मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए बनाए गए लॉन्चर का इस्तेमाल अब ओनिक्स जैसी सुपरसोनिक मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए भी किया जा सकेगा। सबसे पहले आपको जेरकॉन के बारे में बताते हैं। जेरकॉन दुनिया में सबसे तेज गति से चलने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसकी स्पीड 6100 किलोमीटर से लेकर 11000 किलोमीटर तक है। यह मिसाइल टारगेट को नष्ट करने में जरा भी चूक नहीं करती। यह मिसाइल 1 सेकंड में 3.1 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी 1 घंटे में 11000 किलोमीटर। अब सुपरसोनिक ओनिक्स मिसाइल के बारे में भी जान लीजिए। P-800 ओनिक्स एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर है। समंदर से रूस ने यूक्रेन पर इसी मिसाइल से अटैक किए। सुपरसोनिक P-800 के निशाने बेहद सटीक होते हैं। अब सोचिए, जब पुतिन अपने दुश्मनों पर ये दोनों मिसाइल एक साथ छोड़ेंगे तो क्या होगा। हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइल दुश्मन को पूरी तरह तबाह कर देंगे। पुतिन ने पूरा विध्वंसक प्लान तैयार कर दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार। In association with BSE, experience the new. आपके शेयर, आपके ट्रेड, इंडस्ट्री से जुड़े सभी अपडेट, म्यूचुअल फंड या कमोडिटी, जहां भी हो आपका निवेश, पक्की प्लानिंग का है वादा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। खतरे के बढ़ते दायरे से विश्व स्वास्थ्य संगठन की नींद उड़ चुकी है। खतरे के मामले में लगातार बढ़ोतरी जारी है और अब WHO ने एक चेतावनी जारी की है और ये चेतावनी WHO और CDC ने साझा बयान जारी करके बताया है। इस बयान में कहा गया है कि 4 करोड़ बच्चे जो दुनिया भर में हैं उन पर खतरे का खतरा मंडरा रहा है।
ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछले साल खसरे का टीका नहीं लगवाया है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में करीब 2.5 करोड़ बच्चे खसरे का पहला टीका नहीं ले सके थे और दूसरा टीका न ले पाने की संख्या 1.5 करोड़ के पास है। दरअसल खसरे का टीका न लगवा पाने के पीछे कोरोना और लॉकडाउन एक बहुत बड़ी वजह रही। वहीं मुंबई में 13 बच्चों की मौत और यहां पर 7 हॉटस्पॉट एरिया खसरे को लेकर बनाए जाने से एक अलर्ट जारी हो गया है, एक चिंता बढ़ चुकी है। लेकिन हमारे इस कार्यक्रम का मकसद आपको किसी भी तरह से पैनिक या किसी तरह से घबराने पर मजबूर करना नहीं है। जी हाँ, इस शो का मकसद है आपको जागरूक करना, इस बीमारी को लेकर जो भी बातें हैं वो एक्सपर्ट्स के जरिए आप तक पहुंचाना और इसके साथ ही बताना कि आखिर ये जो खतरा है, जो अचानक से बढ़ा है, इसके पीछे की वजहें क्या हैं और इससे निपटने के तरीके हमारे पास क्या क्या है। भारत के लिए फिलहाल खासतौर पे मुंबई और महाराष्ट्र रीजन में ये जो खतरा है वो ज़्यादा देखा जा रहा है। इसके अलावा राजस्थान की बात कर लें, बिहार की बात कर लें, झारखंड की बात करें, यहाँ पर भी बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं। और इसी पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया हमारे साथ हैं। आप हैं जाने माने पब्लिक हेल्थ पॉलिसी एक्सपर्ट्स और इसके साथ ही डॉक्टर नीलम मोहन भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो कि पीडियाट्रिशियन हैं। और सबसे पहले डॉक्टर चंद्रकांत, मैं आपके पास आना चाहूँगा। महाराष्ट्र और ख़ासकर मुंबई के आंकड़े जो हैं वो थोड़ी बहुत चिंता बढ़ा रहे हैं। हालांकि जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि हमारे इस शो का मकसद लोगों को किसी भी हिसाब से पैनिक उनके बीच क्रिएट करना नहीं है, बल्कि उन्हें जागरूक करना है। लेकिन WHO और CDC का जो कंबाइंड रिपोर्ट आज मीडिया के हवाले से तमाम साफ बातें सामने आई, उसमें ये कहा गया कि 4 करोड़ बच्चों पर खसरे का खतरा है और 2021 के मुकाबले 2022 में हमें थोड़ा चिंता करने की आवश्यकता है। आखिर ये स्थितियां क्यों हैं? क्या वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ी वजह है? रखने की बात है कि जब कोविड-19 पैंडेमिक शुरू हुआ तब से पिछले 2.5 साल में हम काफी बार सुन चुके हैं कि सारी दुनिया में जो इम्यूनाइजेशन कवरेज था, टीकाकरण का कवरेज था, वो घट गया था। उसकी कई वजह रही थी। एक तो स्वास्थ्य तंत्र या हेल्थ सर्विसेज में अन्य कई वजहों से रुकावट आई, वो वहां तक लोगों तक नहीं पहुंची और साथ में जो पेरेंट्स थे वो भी अपने बच्चों को स्वास्थ्य सेवाओं तक नहीं लेकर आए। तो इसका नतीजा यह निकला है कि जो वैक्सीन कवरेज होता था, जैसे कि खसरे का टीका है, एक बहुत ही बेहतरीन टीका जो काफी अच्छा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और जिन लोगों को खसरे का टीका 2 टीके लग जाते हैं उनको बीमारी होने की संभावना बिल्कुल नगण्य होती है, बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है। लेकिन पिछले 2-2.5 साल में यह खसरे की टीकाकरण में, अन्य टीकाकरण में गिरावट आई है। तो उससे क्या हुआ है कि जो ससेप्टेबल पॉपुलेशन होती है, जिसको ना टीका लगा है और जिनको खसरे के होने की संभावना बढ़ गई है, और यही वजह है कि अभी फिलहाल जो हम आउटब्रेक की बात सुन रहे हैं वो ऐसी जगह पर आ रही है जहां पर पहले से ही इम्यूनाइजेशन कवरेज कम रहता था और कोविड-19 के दौरान यह कवरेज और भी कम हो गया है। तो ससेप्टेबल पॉपुलेशन का जो पूल था वो बढ़ गया है और इसी वजह से एक अंडर कवर्ड ऐसी पॉपुलेशन जिसमें कवरेज लो रहता है, साथ में जहां पर हाई रिस्क चिल्ड्रन रहते हैं, अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन रहते हैं, इस तरह की आबादी में हमें यह खसरे का रिस्क मिल रहा है। अंत में मैं यह भी कहूंगा कि भारत में कई सालों तक लो टीकाकरण रहा था, अर्थात जो बच्चों को टीके रिकमेंड किए जाते हैं, सजेस्ट किए जाते हैं, वो सभी बच्चों को नहीं मिलते थे। लेकिन समय के साथ यह कवरेज बढ़ा है। लेकिन अभी भी करीब 10% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको खसरे का टीका नहीं मिलता है और यही वजह है कि इन बच्चों को बीमारी होने का खतरा अधिक रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, और वाकई ये समझना होगा कि कितना बड़ा फर्क पैदा करती है ये जो वैक्सीन है और इसके प्रति जागरूकता जो है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इन सब के बीच चिंताएं ज़रूर बढ़ रही हैं, लेकिन वाकई आपको किसी भी स्तर पे पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। आपको ध्यान देना है कि आप पूरी तरह से जो भी विकल्प मौजूद हैं, जो भी मेडिकेशन मौजूद है, उसको वक्त पर बच्चे तक पहुंचाएं और इस खतरे के बारे में जो भी आपको एडवाइस दी जा रही है डॉक्टर के ज़रिए उसको अपनाएं। और हमारे साथ डॉक्टर पल्लवी सापले भी जुड़ चुकी हैं और आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं MMC से, और महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल की अगर बात आती है तो सबसे ज़्यादा हम इस वक्त जो स्थितियाँ देख रहे हैं वो महाराष्ट्र और
खासतौर पे मुंबई में देख रहे हैं। डॉक्टर पल्लवी, किस तरह से फिलहाल जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं और एक भी बच्चे की मौत जो होती है वो एक तरह से पीड़ादायक होती है, और यहाँ 13 बच्चों की मौत की बात सामने आई है और 7 हॉटस्पॉट बनाए गए हैं, किस तरह से फिलहाल की स्थितियों को देखा जा रहा है, अगर आप इस पर कुछ रोशनी डाल पाएं? नहीं, जैसे पहले भी कह चुके हैं कि ससेप्टेबल पॉपुलेशन बढ़ गया है, बिकॉज हम लोग डेंगू, मलेरिया, HIV के टीके की इतने सालों से रिसर्च चल रही है और हमें उसके लिए टीका नहीं मिल रहा है। और ये खसरा एक ऐसी बीमारी है जिसका 50 साल से ज्यादा, 60 साल हो जाएंगे अभी, कि हमारे पास टीका है। और प्रगत देश जो है अमेरिका जैसे, उन्होंने तो 2000 साल के बाद उनके पास एक भी इंडिजिनस केस नहीं रहा है। उनके सारे केसेस ऐसे हैं जो उन देशों से आए हैं जहां टीकाकरण कम होता है। तो कहीं तो ये टीकाकरण कम होने की वजह से हुआ है, नहीं तो मैं ये कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि अगर हर 9 महीने के बच्चे और 15-16 महीने के बच्चे को ये एक टीका मिल गया होता तो अब तक अपने देश से भी खसरा निकल गया होता। जैसे हमने पोलियो से लड़े हैं, स्मॉल पॉक्स से लड़े, तो ये थोड़ा सा पेरेंट्स शायद कोविड के वजह से घर से बाहर नहीं निकले होंगे, बट ये ध्यान रखना था कि अपने बच्चे का ये टीका रह गया है और वो देना जरूरी था, और वो नहीं हुआ है। इस वजह से सारे जिन बच्चों को हो रहा है, सारे ऐसे हैं जिनको टीका नहीं लगा है। जो थोड़े बहुत बच्चे हैं जिनको टीका लगने के बावजूद हुआ है, काफी बार हमारे पास कॉन्फिडेंटली हिस्ट्री नहीं रहती, ये क्योंकि मैं JJ हॉस्पिटल में भी काम कर रही हूँ, हमारे यहाँ भी पेशेंट्स आ रहे हैं, तो जिन्होंने टीका लगाया उनको बहुत मामूली सी बीमारी होती है, थोड़ा सी रैश आके निकल जाती है। लेकिन जो बच्चे ज्यादा सीरियस है, जिनको एडमिट करने की जरूरत पड़ती है, वो सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको टीका नहीं लगा है। तो जब अपने पास ये इलाज है, ये टीकाकरण, तो ये करना बहुत जरूरी है। और ये एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि अगर अभी खसरा फैल रहा है, हो भी रहा है, हो सकता है कि बच्चे को थोड़े लक्षण शुरू हो गए, उस बच्चे को भी टीका लगाने से हमने देखा है कि बीमारी का जो कॉम्प्लिकेशंस है, जो सीरियसनेस है, वो थोड़ा कम हो रहा है। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही, और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से डॉक्टर चंद्रकांत और आपसे बात करके एक बात तो समझ में आ रही है कि वैक्सीनेशन जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके और भी स्तर को समझने की कोशिश हम आगे करेंगे। डॉक्टर नीलम भी हमारे साथ बनी हुई हैं। डॉक्टर नीलम, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या रूटीन वैक्सीनेशन ना हो पाना ही एक सबसे बड़ी वजह इस आउटब्रेक की आप देख रही हैं? ये जो आंकड़े हैं, क्या डॉक्टर्स को भी फिलहाल, जब हम ये मान रहे थे कि हाँ हम इसको बहुत हद तक टैकल कर चुके हैं और अब केसेस सामने नहीं आएंगे, उसमें हम एक ही रीजन से इतने ज़्यादा केसेस देख रहे हैं, तो क्या आप लोग को हैरत में डाल रहा है, चिंता में डाल रहा है? और फिलहाल यही एक वजह है या कुछ और भी फैक्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं? राइट, तो बेसिक्स थोड़ा सा बिकॉज पब्लिक को समझाने के लिए बताऊंगी कि मीजल्स है क्या। मीजल्स एक हाईली इन्फेक्शियस वायरस है, मतलब कहीं ज्यादा कोविड से और इबोला वायरस से कहीं ज्यादा, क्योंकि जो सेकेंडरी अटैक रेट हम कहते हैं वो इज मोर देन 90% सेकेंडरी अटैक रेट है। सिंस ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से आता है, तो कहा जाता है कि अगर कोई एक बच्चा या जिसको भी इन्फेक्शन हुआ हो, एक उस हवा में 2 घंटे वो वायरस जीवित रह सकता है और दूसरे को सेकेंडरी अटैक। तो इसीलिए मीजल्स को हाईली कंटेजियस वायरस कहते हैं, नंबर 1। सो बिकॉज ऑफ दैट, जो आपने बिल्कुल सही कहा कि क्या जब WHO और यूनिस ने हमें ऑलरेडी आग्रह कर था 2021 में जब वैक्सीन हुई, 2022 के बिगनिंग के 2 months में जो नंबर आए थे, दैट वाज 79% ऑलमोस्ट। अपने इसका मतलब कांग्रेस पहली बार सार्वजनिक तौर पर यह स्वीकार कर रही है कि लोगों से नाता उनका छूट गया है। मैं उन्हें बधाई देती हूं कि सार्वजनिक क्षेत्र में पहली बार कांग्रेस ने इस बात को स्वीकार किया है धड़ल्ले से कि हाँ, हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी कहीं हमसे छूट गया था। स्मृति ईरानी जी, शब्दों में और राहुल गांधी पर टीका टिप्पणी करने में आप
कोई कसर नहीं छोड़ती, खास करके जब से ऐसा नहीं है, अमेठी एक हुआ। राहुल यहाँ ऑडियंस में भी बैठे हैं, पूछ लीजिए। बड़ी ही सभ्य शैली में उनसे मैं वार्ता करती हूँ, कभी कोई तीखापन नहीं दिखाती। और अभी भी जब आपसे बात कर रही हूँ, जिस महाशय का आप उल्लेख कर रही हूँ, उनके बारे में बड़ी विनम्रता से बात कर रही हूँ। लेकिन ये अमेठी के बाद कभी कोई मुलाकात, कोई बात, क्या राजनीति में इलेक्शंस में हारने हराने के बाद जिनके बारे में वो कहते थे स्मृति हूँ, उनसे क्या मुलाकात करेंगे? वो तो उनकी बहन ने। जब आप अस्तित्व को नकार दें किसी की, उससे मुलाकात क्या करना? ये तो प्रभु की और जनता की असीम कृपा है कि मैं कौन हूं, वो 2019 में उनको विधिवत इलेक्शन कमीशन ने बता दिया। स्मृति जी, महिलाओं के मुद्दे पर अगर आऊं तो मैं पूछना चाहती हूं कि इस देश में हम अमृतकाल महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन पिछले 75 सालों में इस देश में एक भी महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बनी, एक भी महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं मिली। ऐसा क्यों? क्या आप चाहते हैं कि महिलाएं इस राष्ट्र की जब अलग अलग संवैधानिक पद पर पहुंचे तो मात्र उस पद को भरने के लिए जेंडर की दृष्टि से उस महिला को वहां प्रस्तुत किया जाए? मैं ये प्रश्न आपसे इसलिए करती हूं क्योंकि अगर हम कहते हैं कि जेंडर बैलेंस होना चाहिए तो पुरुषों के प्रति जेंडर का प्रेजुडिस भी हमें दिखाना नहीं चाहिए। आज हम सब बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि आदिवासी समाज की एक महिला राष्ट्र की पहली बार राष्ट्रपति बनी है, लेकिन आप अगर उनका पूरा जीवन देखें और जीवन में जो समाज के प्रति उनका समर्पण का भाव देखें तो आप उनको किस दृष्टि से देखेंगे? फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ हर सर्विस और फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ ओनली हर जेंडर? सर्विस बिल्कुल जरूरी है और अपनी काबिलियत पर महिलाएं सामने आए, ये अनिवार्य है। मैं इससे कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज की गुजारिश नहीं करूंगी, लेकिन क्या ये सिर्फ इसलिए है कि विमेन आर नॉट कॉम्पिटेंट इसलिए यहाँ नहीं पहुंची? Not at all. I think that is to do a great injustice to the whole process, especially given that the issue with regards to the appointment of the Chief Election Commission is currently sub judice and a hot topic of conversation amongst many intellectuals. I will reserve my true comments till such time that, you know. But I'm not asking you But in terms sub of the judice gender, issue. on the gender issue, I will only say this, that today अगर आप भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित संविधानिक और प्रशासनिक पोस्ट देखें तो देश में कुल मिलाकर 1,90,00,000 महिलाएं संवैधानिक और प्रशासनिक पोस्ट पर सर्विस दे रही हैं। ये हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं ने सेवा नहीं दी है। तो कहीं ना कहीं हमें इस बात को भी स्वीकार करना होगा कि वर्षों से चली आ रही कई चुनौतियां, जैसे कि आर्म सर्विसेज में परमानेंट कमीशन, ये सारी चुनौतियां समाधान में बदली हैं इस अंतराल में, लेकिन हाँ, अभी आसमान बहुत सारे हैं जो छूना बाकी है। इस बात से मैं बिल्कुल भी विपरीत कोई स्टैंड नहीं लूंगी। स्मृति जी, आपने हाल ही के दिनों में श्रद्धा के बारे में पढ़ा होगा, देखा होगा। श्रद्धा के साथ जो हुआ, शायद उससे इस देश का हर नागरिक शर्मसार है, लेकिन शर्मसार इसलिए भी ज्यादा है कि श्रद्धा ने एक चिट्ठी लिखी थी 2 साल पहले, 23 नवंबर 2020 को, और उसने मुंबई पुलिस में हिम्मत करके वो चिट्ठी दी थी जिसमें ये लिखा था कि मुझे इस तरह के थ्रेट्स मिल रहे हैं कि मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, और आज ही मुझे गला घोंटकर मार देने की कोशिश भी हुई। 26 दिन तक वो चिट्ठी पड़ी रही वहां पर, लेकिन बाद में क्योंकि वो चिट्ठी वापस हो गई, इसलिए महाराष्ट्र की पुलिस ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। उद्धव ठाकरे की सरकार में पुलिस का किस चीजों के लिए इस्तेमाल हो रहा था वो टाइम्स नाउ से बेहतर और कोई नहीं जानता, लेकिन निश्चित रूप से नाविका जी, एक विषय के लिए मैं आपका विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। कम से कम आपने विक्टिम का नाम लेने से इनकार नहीं किया और इसको फ्रिज मर्डर केस नहीं कहा जैसे कि कुछ टेलीविजन चैनल्स कहते हैं।
मुझे लगता है कि जब एक केस जिसमें ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है उस पर कैबिनेट मंत्री से टिप्पणी करने को कहा जाए तो एक संवैधानिक और कानूनी मर्यादा के मध्य में मैं इतना बोलना चाहूंगी, जब वॉयरिस्टिक हेडलाइन आती है कि ही डिड इट इन द हीट ऑफ द मोमेंट, नोबडी कट्स अ वुमन इनटू स्मॉल पीसेस इन द हीट ऑफ अ मोमेंट. Nobody continues to beat a woman who he claims to love or is in a relationship with in the heat of the moment. The fact that the abuse was continuous, the fact that the abuse was known to so many people, and the fact that there was not much that she could get in terms of help is an issue which needs to be elaborately reflected on by people at large. क्योंकि इंटीमेट पार्टनर वायलेंस एंड वायलेंस बाय मेंबर्स ऑफ फैमिली ऑफ विमेन इज समथिंग दैट इज एग्रेसिवली रिपोर्टेड इन द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो. तो एक तरफ जब हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इंटीमेट पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप में जो वायलेंस है उसके ऊपर भी चर्चा करने की जरूरत है. पहले ये भ्रम फैलाया जाता था कि व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो इतना पीटेगा, लेकिन अब पता चलता है और बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं बाहर कि डोमेस्टिक वायलेंस इज नॉट एन इशू विच इज ओनली रिलेटेड टू मेन हु आर नॉट एजुकेटेड. This is as much an urban phenomena as it was presumed to be a rural phenomena. The issue is कौन वो लोग हैं at the workplace, family में, जो लोग जानते थे that she is being violated, she is being beaten, she is being threatened and was somehow compelled not to help. बहुत आसान है एक औरत को कहना तुम पिट रही हो तो छोड़ दो, क्यों नहीं छोड़ा. लेकिन जितने लोगों ने ऐसे विक्टिम से बातचीत की है या ऐसे केसेस के ऊपर जिन लोगों का थोड़ा बहुत अध्ययन है, वो जानते हैं दैट द मेंटल फियर इज सच कि आप उसे खुले कमरे में छोड़ दो, वो एक कदम नहीं चलेगी. तो मुझे लगता है कि हम एक केस की वजह से डोमेस्टिक वायलेंस या इंटीमेट पार्टनर वायलेंस को सिंप्लीफाई ना करें. मेरा सवाल यही है कि वो हिम्मत बांध के पुलिस स्टेशन में कंप्लेन देती है और 26 दिन वापस लेने का प्रेशर, और 26 दिन पुलिस क्यों उसके ऊपर तत्काल किसी ना किसी प्रकार से एक्शन नहीं लेती. जैसे कि मैंने कहा, सिस्टमिकली प्रशासनिक स्तर पर और साथ ही सामाजिक स्तर पर वो कौन लोग हैं जो जानते हैं कि एक लड़की ने पुलिस के सामने दस्तावेज प्रस्तुत किया, आई नीड प्रोटेक्शन. वो कौन लोग हैं जो जानते हैं कि उन्होंने उस कागज को फिर वापस ले लिया. वो कौन लोग हैं कि ये व्हाट्सएप कर रहे हैं. और मैं दोबारा कह रही हूँ, इट्स एन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन, इट्स एब्सोल्युटली इम्प्रॉपर फॉर मी टू कमेंट दैट देयर आर व्हाट्सएप मैसेजेस दैट आई सी ऑन टेलीविजन जो जानते हैं, बट नोबडी सीम्स टू कॉल द कॉप्स. लेकिन स्मृति जी, मैं इन्वेस्टिगेशन में, बट लाइक आई सेड नाविका जी, आई एम ग्रेटफुल कि आप उसको फ्रिज मर्डर केस नहीं कह रहे. नहीं, मेरे लिए श्रद्धा इस देश के हर नागरिक को शर्मसार करने वाली एक लड़की है, क्योंकि 2 साल पहले उसने लिखा. आई एम सॉरी, उसको जिसने मारा, आप उस किलर के बारे में और उसके क्राइम और उसके इंटेंट के बारे में देश को दोष ना दें. यहां कितने पुरुष बैठे हुए हैं, दे विल नॉट पुट अप विद द वुमन गेटिंग बीटन एंड जस्ट बी साइलेंट विटनेसेस टू इट. मैं पूछना चाहती हूं, सो फोकस ऑन द पर्सन हु किल्ड हर एंड डू नॉट डिविएट फ्रॉम इट. मैं डिविएट नहीं कर रही हूं, मैं ये पूछ रही हूं कि जो भी औरत कंप्लेंट लेकर जाती है उसके ऊपर प्रेशर वापस लेने का हमेशा रहता है, चाहे तो वो कौन करता है? घर के लोग करते हैं. तो उस लड़की का क्या? आज अगर किसी ने ध्यान दिया होता तो श्रद्धा यहाँ होती. आज अगर हम इंटीमेट पार्टनर वायलेंस और फैमिली मेंबर से रिलेटेड वायलेंस की चर्चा करते हैं, अथवा कोई जानकार किसी दोस्त के माध्यम से महिला प्रताड़ित होती है, शोषित होती है, उसकी बात करते हैं, तो आप उसको सिंप्लीफाई करके पूरे देश को ये नहीं कह सकते यू शुड बी अशेम्ड, बिकॉज देयर आर मेनी मेन एंड फैमिलीज दैट स्टैंड अप अगेंस्ट सच वायलेंस व्हेन इट इज ब्रॉट अपॉन गर्ल्स और women in their own houses. You need to bring out those families, those men, those women to tell people that you need to speak out and get help. You will not be humiliated by society at large. मैं आज दर्शकों से यही कहना चाहूंगी कि
अगर there is ऐसा no कुछ man आपकी who's worth जानकारी getting में beaten हो, over every day. There is no man worth, and nobody, if he loves you, will beat you to death. उसको So मारने we वाला need to, उसको मारने वाला आफताब है। बिल्कुल। आपको लगता है ये फ्रिज वाला नहीं है, थैंक यू वो बोलने के लिए नाम। हाँ। आफताब है। आपको लगता है ये जो कॉमन पार्लेंस में लव जिहाद कहा जाता है, ये लव जिहाद का केस है? मुझे लगता है कि हम इतना सिंप्लीफाई कर रहे हैं एक बहुत ही हीनियस क्राइम को, और जब भाजपा का कोई बैठा होता है तभी आपको लव जिहाद वाला टर्मिनोलॉजी याद आता है। क्या आप जानते हैं कि साल 2009 में लव जिहाद एज ए टर्मिनोलॉजी फाउंड itself in a judgment of the Kerala High Court. There is a high court in our country in the year 2009 when the BJP was not in power at the center, which actually acknowledged the term love jihad, which actually acknowledged that girls were targeted because they belonged, and in that case the girls belonged to a Hindu family and a Christian family. They were targeted so that they can be brought into a relationship and then converted. तब बीजेपी ने नहीं, कोर्ट ने ये कहा है। पर बीजेपी के कई राज्यों ने मैं ऐसा दोबारा कह रही कानून हूँ का नाम दिया है जो आप इसका मतलब मुझे ये कह रही हैं कि विषय जो प्रॉब्लम है उस पे फोकस मत करो, सोल्यूशन जो दे रहा है उस पे फोकस करो, और सोल्यूशन को कंट्रोवर्शियल बताओ। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि कंट्रोवर्शियल कुछ मैं है। ये पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि साल 2009 में तो बीजेपी की केंद्र की सरकार नहीं थी, केरला हाईकोर्ट में भी बीजेपी का कोई व्यक्ति नहीं था, कोई आरएसएस का व्यक्ति नहीं था। हाई कोर्ट कह रहा है देयर इज अ सिस्टमिक स्लीपर सेल्स व्हिच आर डूइंग दिस। ये मेरी टिप्पणी नहीं है, आप जाइए आप देख लीजिए उस कोर्ट ऑर्डर को। मैं बीजेपी को पर सवाल नहीं उठा रही, मैं सवाल ये उठा रही हूँ कि क्या ये मुद्दा सही है और इस मुद्दे को अगर कोई हम कैसे एड्रेस करेंगे? मैं ऑडियंस से पूछती हूँ, अगर किसी लड़की को कोई पुरुष संभोग के लिए इस्तेमाल करने के लिए उसको आश्वस्त कर दे कि हाँ मैं तुम्हारे ही धर्म का हूँ, तुम्हारे ही प्रांत का हूँ, तुम्हारी ही सोशल आइडेंटिटी का हूँ, फिर उसको वादा करे आई विल मैरी यू बट यू नीड टू इंश्योर दैट यू कॉन्सुमेट द रिलेशनशिप बिफोर, एंड देन इम्प्रेग्नेट्स हर, डंप्स हर और किल्स हर और रेप्स हर और देन हैज अदर मैन डू द सेम टू हर, व्हाट शुड बी डन टू सच अ मैन? सब कहते हैं हैंग हिम। तो अगर बीजेपी किसी राज्य में उसके संबंधित कानून बनाती है, आप जनता से पूछ रहे हैं, वो आप ही के, इनमें से कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है। सो व्हेन यू डिफ्रॉड अ वुमन with the intent of bringing her into a fraudulent relationship, compelling her emotionally, physically, so that she has no escape, you are telling me a BJP ruled state which has been voted into position of responsibility cannot exercise its right to bring about a legislation to protect such women? When did the whole focus shift from that victim? मैं तो सिर्फ ये सवाल पूछ रही हूँ कि क्या ये सिर्फ राज्य करेंगे या एक सेंट्रल लॉ होना चाहिए? माविका जी, किसी भी समिट में कानून हम बना देंगे ऐसी घोषणा मैं नहीं करती, क्योंकि आई एम नॉट अ हेडलाइन चेजर, आई एम अ हेडलाइन मेकर. दैट्स द डिफरेंस. द इशू इज दैट व्हेन यू वांट these issues to be addressed, stop looking at it from a perspective of a headline, look at it from the perspective of the victim. मैं विक्टिम की तरफ से देख So रही हूँ. if we have to bring about, and if a BJP state government has brought about that law that helps protect the interest of such young women, I say go for it. You have, as a woman, my entire support for it. Why not? And it has been now proved amongst your audience members that if a woman is to be defrauded, raped, impregnated, and then left to fend for herself, how can a society accept that? Should we accept that only because that girl is a Hindu? मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या ये कानून राष्ट्रीय स्तर पर जैसे भी कि होना मैंने कहा चाहिए? कि मैं हेडलाइन चेज नहीं कर रही हूँ, इतना निश्चित रूप से कह रही हूँ कि आप इस विषय को हेडलाइन की दृष्टि से ना देखें, विक्टिम की दृष्टि से देखें. और अगर समाज में इस प्रकार की चर्चा अभी हो रही है तो आप मूल विक्टिम के मुद्दे पर दोबारा जाइए. क्या उस महिला को प्रोटेक्शन की जरूरत है? हम ये भी पूछना चाहेंगे आज कि जब आपकी पार्टी एक रेप अक्यूज्ड
राम रहीम को पैरोल पे छोड़ती है और मंत्रीगण कोर्ट कौन चलाता है? पैरोल कौन देता है? कोर्ट कौन चला रहा है? पैरोल कौन दे रहा है? कोर्ट कौन चला रहा है? मैं दोबारा कह रही हूँ, कोर्ट कौन चला रहा है? आपको लगता है कॉन्शियंशियस सरकार, जहां पर मीडिया की नजर 24 घंटे है, जहां सिटीजन्स एंगेजमेंट है 24 घंटे, वहां पर इफेक्टिवली खुद को कटघरे में खड़े होने के लिए कोई भी राजनेता इस प्रकार का कोई कदम लेगा?